नमस्कार साथियों, स्वागत है शेरशाह पर के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में, निश्चित तौर पे इसको एक सराहनीय कदम माना जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव की पूरी प्रोसेस को, उसकी पारदर्शिता को, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी प्रोसेस को और भारत की लोकतंत्र की आत्मा को बचाने, बनाने और इसकी शुचिता को सुनिश्चित करने में कोई भी बाधा स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। चाहे वो बाधा सरकार की ओर से क्यों ना हो, चाहे वो बाधा किसी बैंक की तरफ से क्यों ना, चाहे वो बाधा किसी संस्थान की तरफ से क्यों ना हो, चाहे वो बाधा सिविल सोसाइटी के किसी एक हिस्से की तरफ से क्यों ना हो, कहीं से भी भारत की महापर्व यानी चुनाव की, इलेक्शन की शुचिता को बनाए रखने में कोई बाधा स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। और जिस प्रकार से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सारी दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कल, और साफ साफ कह दिया कि कल यानी 12 मार्च तक सारा डेटा 22,217 इलेक्ट्रल बॉन्ड जिनकी अब तक खरीद बिक्री हुई, वो पूरा डाटा चुनाव आयोग को जमा करे, इलेक्शन कमीशन को जमा करे। और इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया कि 15 मार्च तक यानी 15 मार्च के शाम तक इस डेटा को अपने वेबसाइट पे लगाए और इस भारत देश की आम जनता को सुलभ इस डेटा को कराए कि किसने किसको पैसा दिया, कितना दिया, वो पैसा कहां गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा है और उस मंशा का सार्वजनिक प्रदर्शन उस दिन ही हो गया था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रल बॉन्ड की पूरी व्यवस्था को ही असंवैधानिक करार दिया, उसे संवैधानिक मान्यताओं के खिलाफ माना। उसी दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बोला कि इसके बावजूद भी और आज के फैसले के बावजूद भी क्या सुप्रीम कोर्ट जो चाहता है, जो सर्वोच्च न्यायालय चाहता है, क्या भारत में एडीआर जिसकी याचिका पे सब कुछ हुआ, वो जो चाहता है, क्या इस जजमेंट के बाद वो निकल जाएंगे? क्या आम जनता के बीच जो सच्चाई आनी चाहिए, आज के जजमेंट के बाद वो सच्चाई 15 मार्च को जनता के बीच आ जाएगी सच्चाई? ऐसा उम्मीद है क्या? उम्मीद की जाती है, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं। लगता क्यों नहीं है और वो सच्चाई इसके बावजूद क्यों नहीं आ सकती है, यही बात इस वीडियो में मैं आप करने वाला हूं। दरअसल वो सच्चाई ये होती है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से ट्रांसफरेबल बॉन्ड है। 2017 में इस पे कानून बनता है, 2018 से ये प्रक्रिया शुरू हुई और 2023 के अंत तक इलेक्ट्रल बॉन्ड की बिक्री हुई है। कुल जमा 16,518 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड बेचे गए, जिसमें करीब करीब 55% इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की जो रकम है वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पक्ष में गए। और सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 55% इलेक्ट्रल बॉन्ड चले गए, तो पैसा किसने दिया, कितना दिया, क्यों दिया? असल सवाल यह कि पैसा देने वाला आदमी जेन्युइन है कि नहीं, और उसका नाम, उसका पता, उसकी पहचान, उसकी शिनाख्त कानून बनाने वाले क्यों छिपाना चाहते हैं? और फिर स्टेट बैंक किसके दबाव में इस छिपाना चाहता था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने छिपाने नहीं दिया? क्या इसके बावजूद भी एस्टेब्लिश करने में, फैक्ट को एस्टेब्लिश करने में कि किसका पैसा किसको गया, किसको सुनिश्चित करने में, क्या ये जजमेंट अपने आप में परिपूर्ण है? जाहिर सी बात है, नहीं है। और क्यों नहीं होता है, इस बात को भी समझे तो ऐसा आप मान कर चलिए किसी भी व्यक्ति के नाम से इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा गया। अब मान लीजिए प्रकाश के नाम से इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा, आप किसी और व्यक्ति को दे दिया, क्योंकि 15 दिन के भीतर इलेक्ट्रल बॉन्ड कैश हो जाना चाहिए। आप कोई मान लीजिए प्रकाश खरीदा और राम को दे दिया, अब वो किसी और को दे दिया, अब फिर वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया। अब इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में तो दो ही नाम होंगे। आखिर स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में दो ही नाम आते हैं, जो एक उसके केवाईसी में दर्ज होती है कि किस व्यक्ति ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को खरीदा, खरीदने वाला व्यक्ति का नाम प्रकाश, और किस पॉलिटिकल पार्टी को गया, उस पार्टी का नाम कहीं पे कांग्रेस, कहीं पे बीजेपी, कहीं पे कोई और पार्टी, कहीं पे जेडीयू, तो कहीं टीडीपी, कहीं आरजेडी, कहीं समाजवादी पार्टी, या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं देश में जिनके भी पक्ष में इलेक्ट्रल बॉन्ड गया, यही दो नाम सामने आएंगे। लेकिन इसके बीच सवाल उठता है कि जिस व्यक्ति ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को परचेज किया, खरीदा, उस व्यक्ति ने जितना पैसा लगाया, क्या वो पैसा उसका है, सच में उसका है? क्या उसके नाम पे किसी ने पैसा लगाया, या किसी कॉर्पोरेट ने अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद करके दिया तो क्या किसी इंडिविजुअल के नाम से खरीद करके दिया? उसके आयकर रिटर्न को चेक करके कि इसके नाम पे इलेक्ट्रल बॉन्ड देने से कभी जांच होगी तो पकड़ा नहीं जाएगा? तो ये पूरी कॉर्पोरेट ने किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से नहीं खरीदा, ये एक शख्स
या किसी सेल कंपनी के नाम से खरीद करके इलेक्ट्रल बॉन्ड तो नहीं भजाया गया, तो उसको भुलाया नहीं गया। ये सारे सवाल आज के दौर में होता है कि पैसा लगाने वाला वास्तविक व्यक्ति कौन होता है, और उस व्यक्ति की पहचान जो उजागर होगी जिस व्यक्ति ने केवाईसी जमा किया और उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे, और जो खरीदे जिस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में गए, क्या डायरेक्ट उसने उस पार्टी को दिया या बीच बीच में XYZ के माध्यम से होते हुए ये बॉन्ड उस पार्टी के हाथ में चला गया। जब इतने सारे लूफहोल्स होते हैं, 15 दिन का टाइमलाइन होता है, और सबसे बड़ी बात होती है कि इस इलेक्ट्रल बॉन्ड हस्तांतरणीय है यानी ट्रांसफरेबल होता है, तो ट्रांसफर कितने नामों के बीच से होकर के गया, ये सवाल आज के दौर में इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस सवाल को आज के जजमेंट के परिप्रेक्ष्य में अगर देखे तो इस सवाल का जवाब कम से कम मिलता हुआ तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। स्वाभाविक सी बात है, मिल भी नहीं सकता था, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओरिजिनल जजमेंट में भी बोला था, जो फरवरी के महीने में आया था, जिसके भीतर ये कहा गया था कि 6 मार्च तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन को डेटा दे, और 13 मार्च तक इलेक्शन कमीशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिले हुए डेटा को अपने वेबसाइट पे डाल करके आम जन लोगों के लिए सुलभ कराए। लेकिन उसके भीतर फिर वही बात हो गई कि पैसा लगाने वाला व्यक्ति कौन है, इस असंवैधानिक बॉन्ड्स के भीतर पैसा लगाने वाला सच में व्यक्ति कौन है, और जिसने पैसा लगाया है, जिसके नाम से लगाया है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के नाम से इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा और खरीद करके जिस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड सौंपे, क्या सीधे उस तक पहुंचे हो या अन्य माध्यम से चली? जब इसकी जांच नहीं हुई तब तक यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का खेल, भरोसे के साथ कह सकता हूं कि 15 मार्च से देश ने देखेगा कि 15 मार्च के शाम से आरोप प्रत्यारोप का खेल चालू हो जाएगा। जिस भी किसी का नाम सामने आएगा, भारतीय जनता पार्टी कहेगी इस व्यक्ति ने हमें पैसा नहीं दिया, कांग्रेस को पैसा दिया होगा। कांग्रेस कहेगी ये व्यक्ति, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, इतने नंबर का हम इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हमें नहीं मिला, किसी और को मिला। भारतीय जनता पार्टी किसी और को आरोप, और वो मेरे पास नहीं हो, भारतीय मतलब किसी और के पास गया। ये आरोप प्रत्यारोप के दौर पॉलिटिकल पार्टी के बीच सब पार्टियां उसके भीतर पल्ला झाड़ते हुए दिख जाएंगे कि अमुक नंबर का इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो है किसी व्यक्ति ने खरीदा, किसी प्रकाश ने खरीदा, किसी राम ने खरीदा, उसने जिस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आरोप लगाया वो कहेगा वो हमें नहीं मिला। वो पॉलिटिकल पार्टी या फिर अपने वेबसाइट के ऊपर में कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो मिले हुए रकम होंगे, एक एक इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के डेटा अपने वेबसाइट पे पब्लिश करना शुरू कर देगी, ताकि भारत के लोग भी देखें उन्हें जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स मिला है उसका नंबर क्या है, उसका कोई यूनिक कोड जरूर होगा। हर चीज का कोड होता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स नंबर इतना इतना इतना, इस तरह का कुछ ना कुछ नंबर होगा कि कुछ भी उसका एक डाटा होगा। अब वो डाटा, वो नंबर, इसका कुछ भी यूनिक नंबर तो पॉलिटिकल पार्टियां अपलोड करेगी, फिर वहां से शुरुआत होगी कि इसने आधा अपलोड किया, इसने पूरा अपलोड किया, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा छिपा ले गया ये पॉलिटिकल पार्टी, ये बता दिया। ये सारा खेल होगा 15 मार्च के बाद। जिस फैक्ट को एस्टेब्लिश करना जरूरी था सबसे पहले, दरअसल वो ये होता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जिस व्यक्ति ने जिस पॉलिटिकल पार्टी को दिए, वो अंतिम व्यक्ति कौन था। हो सकता है बहुत सारे लोग डायरेक्ट खरीदे हो, एक व्यक्ति ने खरीदा और किसी मान लीजिए रमेश कुमार ने खरीदा और वो कह दिया कि पार्टी XYZ को हम दे रहे हैं, सीधा उसने खरीदा और दे दिया। फिर उन परिस्थिति में उस व्यक्ति से के ऊपर अगर पूछताछ होगी, कोई कार्रवाई होगी, जो कि आपने खरीदा, अपने मर्जी से दिया, पैसा कहां से आया, ये अलग बात होती है। लेकिन ये संभावना बिल्कुल क्षणिक दिख रही है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड सीधे सीधे, बहुत कम इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ऐसे होंगे सीधे एक व्यक्ति ने खरीदा हो और एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में डाल दिया हो। यही पूरी असली मुद्दा होता है कि आखिरकार जिस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड्स मिला, उस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स उस पार्टी ने किस व्यक्ति से हासिल किया। क्या उसी व्यक्ति से हासिल किया जिसने केवाईसी दे करके इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का पहला खरीदार बना था, या किसी मिडिल व्यक्ति से हासिल किया। और आज के दौर में उस जजमेंट को अगर आप देखें तो उस जजमेंट से किस ने प्राथमिक वायर के तौर पे, यानी सबसे पहले बैंक से केवाईसी जमा कर किसने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा, इतनी ही बात की पुष्टि होनी है। किस तारीख में खरीदा, इतनी ही बात की पुष्टि होगी। कौन सा इलेक्ट्रल बॉन्ड कितने नंबर का किस पार्टी को गया, इसी की पुष्टि इलेक्शन कमीशन के डेटा से होगा। ये कभी पुष्टि नहीं हो पाएगी कि उसके पीछे पैसा किसका था। ये पुष्टि तभी हो सकती है जब इसकी जांच भी ईडी करे।
जब इसकी जांच भी सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज या कोई रिटायर्ड जज करे, और सारे संसाधन मुहैया उन्हें कराया जाए कि एक एक व्यक्ति को 22,217 इलेक्ट्रल बॉन्ड जिसने भी खरीदे हैं उन सभी लोगों को बुला करके पूछताछ की जाए कि आपने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदा, आप अपने आय का विवरण दीजिए और आप ये बताइए कि आपने क्यों इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदा, किसके कहने पे खरीदा, और अपनी मर्जी से इतना पैसा आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप क्यों देना चाहते हैं। तब जा करके कहीं कुछ हद तक सच्चाई सामने आ सकती है। या फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स किसी व्यक्ति ने अगर खरीदा, उससे कोई स्वतंत्र निकाय अगर पूछताछ करे ये इलेक्ट्रल बॉन्ड आपने जो खरीदा है वो सीधे किसी पॉलिटिकल पार्टी को देने के बजाय किसी थर्ड पार्टी को आप क्यों बेचा, क्यों दिया, फिर थर्ड पार्टी से पूछा जाए कि अगर उसने किसी फोर्थ पार्टी को बेचा हो तो आपने उन्हें क्यों बेचा। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के झोल झाल में फिर से मैं एक बार कह रहा हूं कि पूरी जिम्मेदारी भरोसा के साथ कहता हूं कि 15 मार्च तक लोग जितना वाहवाही लूट ले, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इस प्रकार से एक प्लान किए गए थे, जिस समय ये कानून देश में लाया गया था इस प्रकार से प्लानिंग की गई थी कि प्राथमिक खरीदार और अंत में जिस पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया, यही दो चीजें सामने आएंगे। और वह भी तब ही सामने आ सकता है जब पूरी तरह से एक एक 22,217 जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स था उसका एक एक इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का हिसाब आपके सामने हो कि अमुक नंबर का बॉन्ड अमुक व्यक्ति अमुक पॉलिटिकल पार्टी के पास गया। और इसके अलावा कोई तीसरा तथ्य है, अगर कोई सेल कंपनी का मामला अगर जुड़ता है तो मामला किसी और डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, अदरवाइज किसी और मामला अगर इस बीच शामिल करने की अगर प्रयास की जाएगी तो कम से कम इस पूरे सिस्टम के भीतर इस जजमेंट के बाद वो साबित नहीं हो सकता है। डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के जजमेंट से एक बात जरूर साबित हो, असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया इलेक्ट्रल बॉन्ड को। खरीदार और अंतिम उपभोक्ता जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की जो पॉलिटिकल पार्टी है, उन दोनों के बीच में ये बात जरूर स्पष्ट होगी कि कितने लोगों ने कांग्रेस पार्टी को दिया पैसा। तो सबको पता है कि कांग्रेस को कितना गया, भारतीय जनता पार्टी को कितना गया, कितने लोगों ने किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया ये साफ हो जाएगा। और कितने लोग भारतीय जनता पार्टी को दिया, किसी तीसरी चौथी पॉलिटिकल पार्टी या जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को दिया, ये बात जरूर साबित हो सकता है। और ये बात कभी एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा कि उस व्यक्ति ने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा लगाया वो उसका अपना पैसा था, अपनी मर्जी से लगाया, या फिर उसकी आर्थिक हैसियत उस इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा लगाने के लायक थे। सारा का सारा खेल बीच मझधार का होता है। इस पूरे बीच का खेल समझने के लिए एक बात और समझने का प्रयास कीजिए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड कानून जब आया था उस समय वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली साहब, कानून के जानकार, बड़े वकील। स्वाभाविक सी बात है, आज जो सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब की अदालत में हुआ, हो सकता है कि किसी दिन दिवंगत अरुण जेटली साहब को जरूर इस बात की आशंका रही होगी कि इसकी पूरी प्लानिंग इस प्रकार से की गई कि इसकी अंतिम सच्चाई तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया को लेंदी बना दिया जाए, उसको बहुत ही उबड़ खाबड़ और पथरीला रास्ता से गुजरना पड़े। वरना क्या जरूरत होती कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में ट्रांसफरेबल यानी हस्तांतरणीय शब्द जोड़ा जाता। आखिरकार ट्रांसफरेबल बनाने के पीछे का क्या उद्देश्य था उस समय इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जब आया? यही बात रही होगी ना कि सीधे सीधे किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास ना पहुंचे, बल्कि गोल गाल घूम करके टेढ़ा मेढ़ा चल करके इलेक्ट्रल बॉन्ड 15 दिनों में पहुंच पाए हों। हो सकता है कि 5-10% ऐसे भी लोग हों इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने की, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद करके दे दिए, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या अधिक नहीं हो सकती, 5-10% से ज्यादा नहीं होगी। ट्रांसफरेबल बनाने के पीछे, हस्तांतरणीय बनाने के पीछे की जो उद्देश्य होता है वही इस इलेक्ट्रल बॉन्ड का असली, कहते हैं ना, वहीं पर असली इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का खेल छिप गया है कि आखिरकार इसको ट्रांसफरेबल क्यों बनाया गया। और जब इसको ट्रांसफरेबल अगर बना दिया गया, हस्तांतरणीय बनाया गया, कितने हाथों से घूम करके किसी पॉलिटिकल पार्टी तक गया है, ये सुनिश्चित करने के लिए कानूनी रूप से अमली जामा जब इसको पहनाया गया, तो फिर जाकर के 15 मार्च का खुलासा एक सुखद एहसास हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जितनी तारीफ की जाए, सर्वोच्च न्यायालय की जितनी तारीफ की जाए वो कम हो सकता है, लेकिन कानून बनाने वाले लोगों ने जिस समय इलेक्ट्रल बॉन्ड को संसद से पास करवाया था और उसके विधान सारी तय किए थे, उसके नियम शर्तें तय किए थे, उस समय उसको ट्रांसफरेबल बना करके इस बात की पूरी गुंजाइश तय कर दी थी कि इसका सच शायद कभी बाहर ना आ पाए, शायद कभी ये लोग ना जान पाए कि किस कॉरपोरेट ने किसे कितना पैसा दिया, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना दिया। 1-2 केस में लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन किसने कितना किसको पैसा दिया, सभी 22,217 बॉन्ड्स में
ये पता लगाना बहुत मुश्किल काम होगा। और आने वाले समय में देखिए कि क्या इसकी पूरी सच्चाई की जांच के लिए क्या हाई लेवल कोई कमेटी तैयार की जाएगी। सत्ता परिवर्तन हुआ था, कोई और कमेटी बनी, कोई सिटिंग जज से इंक्वायरी करवाई जाएगी, या कोई कमीशन तैयार की जाएगी, या फिर ईडी को सीधे सीधे उसे सौंप दिया जाए। वो ईडी जो इस समय विपक्ष के नेताओं को पकड़ रही है उसे सौंप दी जाएगी। देखते रहिए जो कुछ भी होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जो लगा मुझे व्यक्तिगत रूप से वो आपके सामने बताया। 15 मार्च का आप इंतजार कर लीजिए, सारी सच्चाई देश के सामने होगी कि जितना कुछ भी लोग खुश हो ले, खुश होने का मौका होना भी चाहिए, लेकिन कम से कम ये वाला इलेक्टोरल बॉन्ड नाम की बला से भारत देश की लोकतंत्र को उसकी मुक्ति तो मिली, लेकिन जनता जो समझना चाहती है असली खेल, असली सच्चाई उस जजमेंट के बाद सामने आ पाएगा। और ये पूरी प्रोसेस में कितना सच्चाई सामने आएगा ये कहना भी मुश्किल होगा। ये नहीं कह सकते कि नहीं आएगा इस जजमेंट के बाद, लेकिन पूरी तरह से नहीं आएगा। देखते रहिए, आ जाए तो बहुत अच्छा। उम्मीद पे पूरा दुनिया कायम होती है। देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।